अभी दूसरे सेगमेंट में भी हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि लड़कियों के लिए बहुत ही फेवरेट सेगमेंट होने वाला है, बिकॉज इसमें हम उनके स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स से के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशंस जानेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत प्रोफेशनल जो कि डॉक्टर शहबाज अली साहब मौजूद हैं। हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ डर्मेटोलॉजी भी हैं। सर थैंक यू सो मच टाइम के लिए। और अभी हम फटाफट से सवाल करेंगे आपसे और आप बताते जाइएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से हर दूसरे बंदे का मसला जो है ना स्किन का हो चुका है और उसको कोई ना कहीं से जाके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ता है सॉल्यूशंस के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी सर एक्नी रिलेटेड, क्योंकि हमारी जो यंग बच्चियां हैं, जैसे यूनिवर्सिटी गोइंग कह लें आप या फिर कॉलेज गोइंग है, तो उनके हार्मोन्स भी चेंज हो रहे होते हैं, पानी की इनटेक की वजह से ज़्यादा एक्नी होती है, या क्या वजह है कि एक्नी होती है लड़कियों में ज़्यादा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया बुलाने के लिए। एक्नी जो है वो यंग बच्चे और बच्चियों दोनों का ही मसला है। ख़ास तौर पे जब टीन एज शुरू होती है तो उसके बाद जैसे ही बुलूगत को पहुंचते हैं तो उसमें हार्मोनल चेंजेस आती हैं बॉडी में, तो इस वजह से जो है वो ये एक्नी का मसला शुरू हो जाता है। तो एक्नी के मसले को हम बाज़ औक़ात तो हमारी 30s तक भी फेस करते हैं, बाज़ औक़ात हमने देखा है कि कुछ पेशेंट्स जो हैं उनमें 40 ईयर्स तक भी एक्नी का मसला जो है वो परसिस्ट करता है। तो हर दूसरे बंदे का ये मसला है। इसमें हार्मोनल इश्यूज़ के अलावा आपके खाने पीने का भी रोल है और उसके अलावा जो है एनवायरनमेंट का भी रोल है। एनवायरनमेंट का ऐसे रोल है कि हमारा जो अगर हम किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है या जहाँ पे जो है वो ह्यूमिड इन्वायरमेंट है और जहाँ पे जो है गर्मी वाला मौसम है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली आपकी एक्नी को वर्स करती हैं। जैसे अभी आजकल विंटर्स हैं, तो विंटर्स में अगर इसके साथ कनेक्ट करें एक्नी का, तो उसका क्या सीन है? विंटर्स में एक्नी निस्बतन कम हो जाती है, जो कि आपकी ऑयल प्रोडक्शन जो होती है स्किन से वो कम होती है। इस वजह से विंटर्स में जो स्वेरिटी होती है एक्नी की वो आम तौर पे कम हो जाती है। अगर मैं बात करूँ पिगमेंटेशन की, तो छाइयाँ बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ती हैं, तो छाइयों की वजह क्या है एक्चुअली, और इसका जो सोल्यूशन अगर हम डिस्कस करें तो वो क्या है, इसका ट्रीटमेंट? अच्छा, छाइयाँ जो हैं जैसे हमने बात की एक्नी की, इसी तरह जो है छाइयों की भी कई वजूहात हैं। उसमें जो मोटी मोटी और चीदा चीदा सी जो हैं, उसमें एक तो जो हमारा तरह तरह का मेकअप लगाना, हाँ। उससे हम कहते हैं इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। इरिटेंट यानी कि कोई चीज़ हमें इरिटेट करती है, हमारी स्किन को हम खारिश करते हैं, एक वजह है जो कि हम लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। फिर इसके अलावा जो और वजूहात हैं उसमें एक सन एक्सपोजर बहुत बड़ी वजह है, हाँ। कि सन का जैसे ही एक्सपोजर होता है तो सन हमारी स्किन को डैमेज करता है, और जब वो डैमेज करता है तो हमारी स्किन खुद को बचाने के लिए एक पिगमेंट होता है स्किन के अंदर, एक कलर होता है जिसको मेलानिन कहते हैं, तो वो जब हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है तो वहाँ पे हमें छाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा हार्मोन्स जो हैं, ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के दरमियान जब हार्मोनल जो है वो एक्सेसरबेशंस आती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हमारे फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं, जब वो बढ़ जाते हैं तो उस वजह से भी काफ़ी हद तक देखा गया है कि उनमें छाइयाँ आती हैं। फिर इसके अलावा छाइयों की और वजूहात देखा जाए तो बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं वो भी छाइयों की बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा लेडीज़ में और मेल्स में सन एक्सपोजर और इन सारी चीज़ों के अलावा जो हमारा फूड है वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें करता है, कि अगर हमारा फूड जो है दैट इज़ नॉट रिच इन विटामिन सी और उसका जो है उसमें हम लोग खाने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, तो उसकी वजह से भी हमारा जो स्किन है वो वक्त से पहले ढलकना भी शुरू हो जाती है, और उसमें पिगमेंटेशन के इश्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम सिंपली ये कहें कि जो है सिर्फ सन एक्सपोजर से हो जाती है या किसी एक फैक्टर से हो जाती हैं छाइयाँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि सन एक्सपोजर के अलावा मल्टी फैक्टोरियल है कि आपका जो है वो एनवायरनमेंट में भी इस पे इफ़ेक्ट है, और इंटरनली आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी इसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और आपका खाना पीना जो है वो भी वजह बनती है। तो ये जो आपने सन एक्सपोजर की बात की, लेकिन वहाँ पे मैंने सुना जैसे हम लोग सन ब्लॉक अगर नहीं लगाते हैं, जैसे ये बहुत सारी लाइट्स इस वक्त लगी हुई हैं, तो ये भी आपको इफेक्ट कर रही होती है? देखिए, जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पे लाइट्स यूज़ हो रही हैं, उनके अंदर यूवी लाइट है, तो वो यूवी लाइट अल्टीमेटली जो है आपकी स्किन को एज करेगी। जब स्किन एजिंग आता है तो उसके साथ सारी ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उसमें स्किन का ढलकना, हाँ। और उसके अलावा जो है
पिगमेंटेशन होना, ये इशूज शामिल हैं। तो उसमें सन ब्लॉक का जो है वो इस्तेमाल वो बहुत ज़रूरी होता है, और आमतौर पे मिनिमल जो SPF उसका कहा जाता है, दैट शुड बी मोर देन 30 जो है SPF होना चाहिए। 30 से ऊपर आप जो भी कर लेंगे दैट इज़ गुड इनफ, अगर 30 होगा तो वो काफ़ी है। सही हो गया। अच्छा, यहाँ पर ही कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो सांवली रंगत की होती है और उनको बहुत जल्दी जो है वो वाइट होना है, और दे विल गो फॉर वाइटनिंग ड्रिप्स, और उसकी तरफ वो जाना शुरू हो गए। इज इट इफेक्टिव? इट इज़ इफेक्टिव, आई नो दिस, बट ये इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं या फिर एडवांटेजेस क्या हैं? अच्छा, वाइटनिंग का जो क्रेज़ है वो हमारे जो है सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। Exactly. पाकिस्तान में नहीं, इंडिया भर में, और इवन के जो जिस तरह थाईलैंड वगैरह हो गया, इन जगहों पे भी बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। तो ये जो है वाइटनिंग इंजेक्शंस शुरू में हम लोग डरते होते थे कि इनका जो है वो, चूँकि इन पे इतनी रिसर्च नहीं हुई थी, इतने ज़्यादा कॉमन नहीं थे, लेकिन आजकल हम लोगों ने देखा है कि इसका इफ़ेक्ट जो है ग्लूटाथायोन है, एक्चुअली उसमें यूज़ होता है। तो उसका जो इफ़ेक्ट है वाइटनिंग का वो वाकई ही हमें पेशेंट्स में बड़ा वो मिल रहा है। तो उसका लेकिन डोजेज उस पर थोड़ा बहुत जो है अभी कोई उसके ऊपर किसी का उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं है कि उसकी डोजेज कितनी होनी चाहिए। जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो असल में बहुत ज़्यादा हायर क्वान्टिटीज़ में यूज़ कर रहे हैं। दैट कैन कॉज एक्चुअली सम डेंजरस इफ़ेक्ट्स टू योर किडनीज एज वेल एज योर लिवर। तो इस वजह से उनके लिए लगवा लें, कोई इसमें बुरा नहीं है, हर्ज नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी है। हर कोई आजकल मैंने देखा है सैलून्स में भी लोग लगा रहे हैं। तो वो जो है ऐसे बंदे से लगवाएं जो कि कॉम्पिटेंट इनफ हो कि वो आपको मैनेज कर सकें। अल्लाह ना करे अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं। एक मेरी पेशेंट जो हैं, शी हैड 3 सेशंस ऑफ वाइटनिंग इंजेक्शंस फ्रॉम मी। उसके बाद क्या हुआ, उनके लिवर फंक्शन टेस्ट जो थे वो डिरेंज होना शुरू हो गए। उनकी एज 22-23 ईयर्स है। उनका रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ रहा था वाइटनिंग का, लेकिन उनका ALT और AST जो था वो 3 फोल्ड्स बढ़ना शुरू हो गया था। तो मैंने वो इमीडिएटली बंद किया। तो लेकिन मैंने जब कॉज उनकी ढूंढना शुरू की, मुझे कॉज एक मिली कि वो जो है वेट कंट्रोल करने के लिए भी कुछ जो है हकीमी मेडिकेशन यूज कर रही थी। तो यानी कि 2 प्रोसीजर कभी भी एट अ टाइम नहीं, देखें, अगर आपने कोई एक प्रोसीजर शुरू करना है तो उसी पे रहें। अल्टीमेटली ये जितनी वेट कंट्रोल पिल्स होती हैं या जो भी जो है आपका स्लिमिंग ड्रिप्स वगैरह होती हैं, ये अल्टीमेटली आपके लिवर को इफेक्ट करती हैं। क्योंकि कोई भी आप बाय माउथ लेते हैं टैबलेट, उसने आपकी स्टमक से या आपकी गट से एब्जॉर्ब होकर उसने गुजरना है थ्रू योर लिवर। तो जाहिर सी बात है, लिवर पे अगर आप ज़्यादा बोझ डालेंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो साइड इफेक्ट में बदल सकता है। ऐसे ही है। अच्छा, तो मुझे बताइएगा, बहुत सारी लड़कियों को, जैसे मेरा अपना भी ये थोड़ा सा मसला, इसलिए मैं आई लव टू डिस्कस दिस टॉपिक, कि डार्क सर्कल्स का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, या फिर आंखों की इस जगह पे रिंकल्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या बेनिफिशियल समझते हैं? नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके अलावा अच्छा, डार्क सर्कल्स और जो लाइंस हैं, फाइन लाइंस हैं, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं जी। डार्क सर्कल जो है उसकी बाज़ आपने देखा होगा फैमिलीज़ का वो टैग बन जाता है। दैट मीन्स के बाद फैमिलीज़ में चलते हैं। सही। जब वो फैमिलीज़ में चल रहे होते हैं तो उनका आम तौर पे जो उनका इलाज होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और उसकी सबसे अच्छी निशानी ये होती है कि ये अपर लिड को भी इन्वॉल्व करता है और लोअर लिड को भी इन्वॉल्व करता है। दूसरा, इसकी बहुत कॉमन जो वजह होती है वो ये होता है कि आपको बचपन से ही स्किन एलर्जीज होती हैं या नेजल एलर्जीज होती हैं, नज़ला, जुकाम, गला खराब ये रहता है, उनमें भी डार्क सर्कल्स बहुत कॉमन होते हैं। अच्छा। फिर इसके अलावा आप लोगों ने बाद लोगों के देखा हो यहाँ पे खड्डा बना होता है। उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर यहाँ पे फैट होती है, हमारी स्किन के अंदर नीचे फैट होती है, बाद लोगों के वो लॉस हो जाती है। वो फैट लॉस की वजह से भी एक शेडोइंग इफेक्ट आता है जो कि डार्क सर्कल्स बन जाते हैं। तो डार्क सर्कल्स की मल्टीपल वजह हैं और उसके मुताबिक ट्रीट किया जाता है। लेकिन इसमें जैसे आपने कहा कि नींद जो है पूरी करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हाइड्रेशन इस इलाके की, ये वाला जो एरिया है, इसकी बड़ी उसके लिए बहुत अच्छा जो है वो कोकोनट ऑयल आप एज ए हाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, एज ए मॉइस्चराइज़र आप आइज़ के अराउंड यूज़ कर सकते हैं। बड़ा वो सॉफ्ट और बड़ा इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा जो है इस एरिया को आपने विटामिन C कंटेनिंग क्रीम कोई जो है वो लगा लें, या डी पिगमेंटिंग एजेंट्स काफ़ी सारे आते हैं जो कि आइज़ के अराउंड यूज़ किए जा सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हर प्रोडक्ट जो है हर पर्सन के लिए नहीं होता।
सो ये हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए कोई प्रोडक्ट लेना चाहिए, जैसे वाइटनिंग की जैसे बात कर लूँ या फिर सीरम्स की बात कर लूँ? अच्छा, सीरम्स जो हैं वो आजकल उनका बहुत ज़्यादा मार्केट में हाइप है। हाँ। तो सीरम्स के बारे में मैं एक बात बता दूं कि विटामिन सी कंटेनिंग जो सीरम्स हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाज़ लोगों को वो बिल्कुल सूट नहीं करते, ख़ासतौर पे ऑयली स्किन वालों को। तो उनके एक्नी को एक्सेसरबेट करते हैं। इस वजह से हर सीरम जो है आपको सूट नहीं करता। तो बाज़-औक़ात मैं भी प्रिस्क्राइब कर देता हूँ कि विटामिन सी सीरम आप ये जाकर ले लें, लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि उसको वो सूट नहीं किया, एक्नी आ गई उसको। तो इस वजह से हर किस्म का जो क्रेज़ है वो हमने अपनी स्किन पे अप्लाई करके उसको टेस्ट नहीं करना। अगर आप इतना सारा 3,000 रुपया सीरम के ऊपर खर्च कर सकते हैं तो 1,000-2,000 रुपया डॉक्टर को जो है कंसल्ट कर लें। वो आपको बेहतर है कि 2-3 महीने का एक ट्रीटमेंट लिख के दे देगा। तो कोई भी आपके फेस पे इशू है, जैसे एक्नी है, डार्क सर्कल्स हैं या मिलाजमा है, कोई भी ऐसा इशू है, तो उसके लिए बेहतर तो यही है कि किसी क्वालिफाइड जो है डर्माटोलॉजिस्ट से मिलें। उससे मिलने के बाद जो है आप ये जो आपका प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी मेडिकेशंस हैं प्रिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड हैं, वो आप लेके फिर वो शुरू करें, फिर बेहतर रहेगा। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, इसमें मुझे ओवरऑल बॉडी को खूबसूरत रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे लेकिन अभी सर्दियों की अगर मैं बात करूं तो हाथों को मॉइस्चराइज रखना, या फिर ये हमारे नकल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा जो है ये ब्लैकिश की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इसके क्या कॉजेज़ हैं, क्योंकि ये विंटर्स में ज़्यादातर अमूमन हमें देखने को मिलता है, और इसके लिए क्या कौन सा मॉइस्चराइज़र जो है वो बेस्ट है हाथों के लिए? विंटर्स में कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राइनेस की तरफ जाती है। उसमें सबसे कॉमन जो वजह है, एक तो हमारा पानी जो है उसकी मिकदार पीने की कम हो जाती है। हाँ। दूसरा, हमारी बॉडी जो है वो जो गर्मियों में ऑयल प्रोड्यूस करती है या पसीना प्रोड्यूस करती है वो प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। इस वजह से ये दो फैक्टर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ड्राइनेस ऑफ स्किन की तरफ। इसके अलावा हम लोग गर्म चीज़ें ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गया, फिश हो गया, ये चीज़ें भी हमारी स्किन की जो है वो हाइड्रेशन पे इफ़ेक्ट करती हैं। और इसके अलावा हमने जो है हीटर के पास बैठना है, वो भी हमारा मॉइस्चर कम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्टीमेटली स्किन को ड्राई भी करती हैं और स्किन की पिगमेंटेशन भी करती हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए नंबर वाइज आप देखें, सबसे पहले आपने पानी का इंटेक ज़्यादा करना है। गर्म चीज़ें खाएं, ज़रूर खाएं, मना नहीं करते, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर दें। अगर फ़िश खानी है तो 1-2 बोटियों से ज़्यादा ना खाएं, उसे एज ए मल्टी विटामिन के तौर पे यूज़ करें। इसी तरह जो आप लोग वो यूज़ करते हैं, नट्स यूज़ करते हैं, ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं, उसका 3-4 से ज़्यादा क्वांटिटी आप ना इस्तेमाल करें। किसी भी आप हकीम के पास जाएं, वो उसको एज ए विटामिन के तौर पे, इलाज के तौर पे आपको देता है, और 3-4 दानों से ज़्यादा वो आपको कभी प्रिस्क्राइब नहीं करते। तो इस वजह से उनको उतनी ही क्वांटिटी में खाएं। और फिर आगे बात कि हमारी बॉडी जो है अभी मॉइस्चराइज नहीं कर पा रही, तो हमने खुद अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करना है। तो उसके लिए जो फेस है उसके लिए कोई लाइट सा मॉइस्चराइजर यूज करें, और बॉडी जो है उसके लिए थिक मॉइस्चराइजर यूज करें। फेस के लिए आप ग्लिसरीन और रोज वाटर को मिक्स करके यूज कर सकते हैं। उसमें आप जो है रोज वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रखें, 2 पार्ट्स उसके कर लें और ग्लिसरीन का 1 पार्ट कर लें, वो आप फेस पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी बॉडी के लिए जो थिक मॉइस्चराइजर है उसमें हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और इसके अलावा वैसलीन। इन तीनों में से हम ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं या लगातार भी इनको यूज़ कर सकते हैं। आप खुद ही देख लें कि अगर आप हफ्ता 2 हफ्ते रात को सोते हुए आप हाथों और पाँव की तलियों पे आप ऑलिव ऑयल का मसाज करेंगे तो आप सुबह जो है बड़ा फ्रेश होकर उठेंगे। अच्छा। उसमें बहुत जो है हमारे एक बुजुर्ग हैं वो बहुत अच्छी बात कहते होते हैं, वो कहते हैं कि आप सब भी उनको सुनते हैं, हकीम तारिक साहब, तो वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि मालिश करने वाला हमेशा जो मालिश है वो आपके पाँव पे सबसे आखिर में करता है, क्योंकि उसको पता है कि सबसे रिलैक्सिंग पार्ट जो है वो एक्चुअली वो आपके पाँव में है। हाँ। तो आप पाँव पे ऑलिव ऑयल का रोज़ाना मसाज जो है उसको आदत बना लें, तो वो आपका बहुत बड़ा जो है एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है। टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं इसको। अच्छा, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो स्किन रिलेटेड भी आते हैं और हेयर रिलेटेड भी आते हैं आपको। जी जी। जो ये पार्ट है ये ब्लैंक होना शुरू हो जाता है, सबसे पहले इधर से बाल गिरना शुरू हो जाता है, उसकी क्या वजूहात है? और इसको जो है हम सेशंस के ज़रिए जो है कितने सेशंस के बाद हमारे बाल आना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि सेशंस आप जितने भी ले लो बाल नहीं आते जब तक आप हेयर ट्रांसप्लांट मत करवाओ। अच्छा, ये जो आप हेयर के दरमियान में हम पार्टीशन करते हैं, एक तो एक्चुअली जब हम लॉन्ग जो हमारा बहुत ज़्यादा अरसे के लिए एक ही जगह पे कॉम्ब करते हैं तो वो ट्रॉमा होता है। हाँ। वो ट्रॉमा होता है हेयर की जो
जो जड़ें हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे गंजापन आना शुरू हो जाता है। अगर तो वहाँ पे हेयर रूट्स अवेलेबल हैं तब तो वहाँ पे PRP, एक्सोसोम्स, डिफरेंट मोडेलिटीज़ के सेशंस जो हैं वो इफ़ेक्टिव हैं। अगर वहाँ पे हेयर रूट्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे जो है स्कारिंग आ गया है, वहाँ पे हेयर रूट्स जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए लॉस हो गए, तो अल्टीमेटली आपको हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ही जाना पड़ेगा। इसी वजह से आप किसी जो मुस्तनिद डॉक्टर से या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से एक दफ़ा मिल लें, उससे पूछ लें कि आपको जो है PRP का या एक्सोसोम्स का कोई इफ़ेक्ट होगा उस पर कि नहीं होगा। अगर तो वो जो है इफ़ेक्टिव है तब उसकी तरफ जाएं, वगरना आप 6 के बजाय 8-10 जितने भी सेशंस करवाएंगे उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो डिस्ट्रॉइंग जाएंगे आपके लिए। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो पूरी बॉडी को डिहाइड्रेट रखना, वो किस तरीके से हम रखा जाए? अच्छा, रिहाइड्रेशन जो है वो बहुत एक वसी टॉपिक है बॉडी के लिए। उसमें सबसे आसान जो तरीकाकार है वो तो जैसे मैंने बताया कि पानी का इंटेक ज़्यादा हो। सर्दियों में 6 से 8 गिलास और गर्मियों में जो है 10 से 12 या 13 गिलास, ये एडल्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। उसका अगर आप जो है वो मुनासिब इंतज़ाम करें तो ये जो है वो हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं उनको भी पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उसमें हमारी किडनीज़ हैं, हमारा दिल है, इवन कि हमारा जो ब्लड है उसका ज़्यादातर जो पोर्शन है दैट इज़ कंसिस्टेड ऑफ दिस वाटर। तो अगर पानी की हमारी बॉडी में कमी आएगी तो सारे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं अल्टीमेटली वो डैमेज होंगे। अच्छा, ये बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो कि सर्जरीज भी कर रहे होते हैं डिफरेंट तरह की। अब उस पर कुछ जो हमारे बच्चे, यंग यूथ जैसे कट्स लगा देते हैं या बाय एक्सीडेंट जो है उनकी बॉडी में कुछ ऐसे कट्स लग जाते हैं, या अगर खवातीन की बात करूँ तो आफ्टर सर्जरी या जब बेबी उनका होता है तो वो एक जो ऑपरेट्स होते हैं उसके निशानात रह जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इनको ठीक करना होता है, तो उसके लिए भी एक अलग से सर्जरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट या फिर कुछ अप्लाई करके? अगर तो ये है कि आप उसका जल्दी जो है वो इलाज करवा लेते हैं, उसमें सिलिकॉन कंटेनिंग ट्यूब्स मिल जाती हैं। वो आफ्टर 7 डेज़ जब आपका हील हो जाता है, ज़ख्म मिल जाता है, टांके वगैरह रिमूव कर दिए जाते हैं, उसके बाद वो अप्लाई करना शुरू करते हैं। या कुछ जो होती है और केमिकल्स हैं जिनमें आर्निका जेल है या हीरोडॉइड एक क्रीम आती है या कॉन्ट्रैक्टिवबेक्स क्रीम आती हैं, वो अप्लाई की जाती हैं। तो वो जो है स्कार की अपीयरेंस को कम कर देती हैं। अगर बहुत पुराना स्कार है जो कि सालों से पड़ा हुआ है, अल्टीमेटली उसमें स्कार रिविजन सर्जरी होती है जो कि डर्माटोलॉजिस्ट की बजाय प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। वो फेस पे हो या पेट पे हो, वो उसको रिमूव करके वहाँ पे एक तो छोटा स्टिच यूज़ करते हैं। जितना छोटा स्टिच होगा उसका उतना मार्क जो होता है कम विजिबल होता है। इस वजह से वो फिर उसकी तरफ अगर आपने जाना है जो कि बहुत पुराना आपका स्कार है तो आपको प्लास्टिक सर्जन के पास जाना पड़ता है। वो डर्मेटोलॉजिस्ट का काम, वो डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत कम करते हैं, लेकिन एक्चुअली दैट इज द फील्ड ऑफ अ प्लास्टिक सर्जन। अच्छा, सही हो गया। अगर अब मैं सारे बॉडी पार्ट्स के ऐसा ऐसा बात कर रही हूँ आपके साथ, तो अगर हम होंठों की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं या फिर फटे होते हैं, तो उसके लिए कौन सा मॉइस्चराइज़र बेस्ट है? लिप बाम बेस्ट है या फिर उसके लिए क्या टोटका? वैसे तो आप लोग मेरे ख्याल से टोटके तो इतने नहीं सजेस्ट करते होंगे। जी, टोटका उसके लिए बहुत आसान सा है कि वैसलीन का इस्तेमाल बार बार करें, दिन में कोई 4-5 दफ़ा 6 दफ़ा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वैसलीन आपको नहीं अच्छा लगता तो जैसे मैंने बताया ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कट आ गए हैं तो फिर जो है उसका इलाज वो जो है वो आपको किसी डर्माटोलॉजिस्ट से करवाना पड़ेगा। तो बाज़ औक़ात उस पर स्टीरॉयड क्रीम्स भी लगाना पड़ जाती हैं और बाज़ औक़ात उस पर टेक्रोलीमस या एक्जिमस वगैरह होती हैं, वो भी अप्लाई करना पड़ जाती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जाने से पहले कोई पैगाम देना चाहे हमारे यूथ को या कुछ भी कहना चाहे? पैगाम सिर्फ यही है कि स्किन का जो भी मसला है वो ज़ाहिरी सी बात है विजिबल है। एग्जैक्टली। इंटरनल जो भी मसला है वो विजिबल नहीं होता, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जो कि स्किन का मसला जो है सामने सबके नज़र आता है। तो हमारा स्किन जो है वो मिरर है हमारी पर्सनैलिटी का। तो इस वजह से इस पे तरह तरह के टोटके आजमाने से या किसी जो है ये सैलून वाले से या किसी ब्यूटी पार्लर वाले से उसकी सजेशन लेने से पहले बेहतर है कि आप किसी 1000-1500 रुपये खर्च कर लें और किसी डर्माटोलॉजिस्ट से जो है उसके बारे में कंसल्टेशन ले लें। ऐसे थैंक यू सो मच। डॉक्टर शहबाज अली हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेगमेंट रहा ये भी।